नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका विनाश किशोर एवियन सर प्रेजेंट करता हूं मैं नया चैप्टर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब ये चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत थी या द्रव्यमान केंद्र के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत थी, इसके बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए जो भी चैप्टर आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कण गति की जो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा, उसके बाद एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो गति के नियम हैं उसमें जो आपने पढ़ा, जिसमें जितने भी वस्तुएं थी उसमें आप बड़े बड़े वस्तुओं को एक पॉइंट मास मान लेते थे, एक छोटा सा एक वस्तु मान लेते थे। क्योंकि आप जब काइनेमेटिक्स पढ़े, जब आपने कण गतिकी पढ़ा, तो ये जो गाड़ी है, जो कार है, जब वो चल रही है तो उसकी लंबाई जो है उस पर आपने चर्चा बिल्कुल भी नहीं की, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जैसे कार अगर 1.5 या 2 मीटर लंबी है तो उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते कि अगर 10 सेकेंड में वो कितना दूर गया, तो फिर आप s = ut + ½ at² जब लगाते हैं तो गाड़ी की जो लंबाई है उसके बारे में आप बिल्कुल चर्चा नहीं करते, उसको आप छोटा सा एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़े, न्यूटन के नियम के बारे में पढ़े, उसमें जब आप बल लगा रहे थे तो वो बड़ी सी वस्तु को आपने एक छोटा सा पॉइंट मास बना लिया था। ठीक है, तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे तो वो इसलिए वो सही था क्योंकि जो दूरी वो तय कर रहा है वो अपने जो आकार है उसके कंपेरेबल, उसके सापेक्ष बहुत बड़ी होती है ना। जैसे अगर 500 मीटर की दूरी कवर हुई है गाड़ी द्वारा, तो उसकी जो लंबाई है वो लगभग 1.5-2 मीटर होगी, है ना। तो 1.5 मीटर 2 मीटर जो है वो 500 के सामने बहुत छोटा है, इसलिए आप उसको बिल्कुल छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं। लेकिन अब आने वाले जो भी बातें हम करने वाले हैं उसमें एक खींचा हुआ बॉडी होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना, एंड डिस्क्रीट मास या फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसके बारे में बात होगी। उसमें क्या होगा, कई सारे द्रव्यमान उसमें भरे होंगे, तो उसकी जो गति है वो कैसी होगी, उसमें क्या दिक्कत हो रही है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं जो आपको फील आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक डॉट बना रखा है, डॉट वो ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो पॉइंट मास है, जो वहाँ पर द्रव्यमान है, उसको वो आपको दर्शा रहा है, तो आपको बस वही देखना है। और इसकी मैं गति करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, और इसको मैं अब किसी रोड के ऊपर चला रहा हूँ। तो जब ये चल रहा है ना, तो केवल वो जो डॉट लगा हुआ है उसको देखो, वो किस प्रकार चल रहा है। मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूँ ऐसे, फिर और आगे चला ऐसे, ठीक है, फिर ये वापस वहीं आ गया। तो इसके जो पॉइंट मास है, जो ये बिंदु वाला जो द्रव्यमान है, उसकी गति किस प्रकार हो रही है, बस वही देखना आपको। अब मान लीजिए यहाँ पर है एक, इस जगह पर एक है, इस जगह पे एक द्रव्यमान है, उसके मोशन को देखना जब ये चल रहा होगा। तो देखो देखो कैसा चला। ठीक है, अब मैं इसी चीज को बोर्ड में लिख के दिखाता हूं आपको। आइए बोर्ड में लिख के दिखाता हूं मैं कैसे चल रहा था। ये यहाँ था, फिर कुछ समय बाद ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, उसको देखा, फिर कुछ समय बाद ये यहाँ था, फिर कुछ समय बाद ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, और फिर वो इस जगह पे वापस आ गया यहाँ पर, है ना। ऐसा मान लो, चलो यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। सिर्फ इसी पॉइंट मास को देखना है, इसके मोशन को देखना है, ये कैसे चल रहा है। देखो कैसा चल रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। तो ऐसे इसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था एक बिंदु। अब इस द्रव्यमान के बारे में देखो, इसकी मोशन कैसे हो रही है, यहाँ है, फिर कुछ समय बाद ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये वापस यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसके मोशन को देखो, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पाथ चल रहा है। पर यहाँ एक ऐसा एक द्रव्यमान है जिसके बारे में आपको केंद्र पर जो रखा हुआ है,
उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पे चर्चा करूं तो ये बिल्कुल एक सरल रेखा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, देख रहे हो। तो इसीलिए हम इसी मास के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि इस बिंदु को अगर आप देखें तो ये बिंदु बहुत ही सिंपल मोशन में जा रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसे सरल रेखा में जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भी आप किसी वस्तु में बल लगाते हैं, बल, तो अगर ये इधर त्वरित है, एक्सेलरेशन है, इधर ये फोर्स है, ये मास है, तो फिर आप किस मास के बारे में बात करेंगे? बहुत सारे मास इसमें भरे हुए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मास भरा हुआ है। मास मतलब द्रव्यमान, आपको पता ही है। तो आप इसको ऐसे समझते हैं कि जब आप इस पे बल लगाएंगे तो ये सीधी रेखा में चलनी चाहिए। तो सीधी रेखा में चलने के लिए ये बल इसके केंद्र पर ही लगना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मास इसके केंद्र पर ही एकत्रित किया हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान केंद्र। तो ये इतना बड़ा सा बॉडी अब एक छोटा सा एक बिंदु द्रव्यमान बन गया। तो इसीलिए जो बड़े बॉडीज होंगे उसको हम अपने पुराने नियम को लगाने के लिए, जो आपने कण गतिकी काइनेमेटिक्स में और न्यूटन के नियम में आपने जो भी चीजें सीखा है, वो सारी चीजों को लगाने के लिए हम इस बॉडी का पूरा मास इसके केंद्र पे मान सकते हैं, जिसको बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी लिख देता हूं वहां पर। तो आपको बस ये से समझना है कि मैं द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर आप फोर्स लगाएं तो वो वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में चलनी चाहिए। जैसे ये, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं इसको भी करके दिखाता हूं। देखिए, ये एक बड़ा सा एक मास है जो ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इस कोने पे बल लगाता हूं, इस कोने पे, तो देखिए ये सीधी रेखा में नहीं जा रहा है ना, ये उल्टा घूम जाता है। अच्छा, जब मैं इस कोने में लगाता हूं तो ये देखो, ये भी ऐसे घूम जाता है, थोड़ा आगे भी बढ़ता है पर घूम भी रहा है। तो वो उसका द्रव्यमान केंद्र नहीं हो सकता। तो मैं अगर इसके बिल्कुल केंद्र पे लगाऊं बल, है ना, बिल्कुल केंद्र पर, ऐसे केंद्र पे लगाऊं बल, तो जब मैं केंद्र पे लगाऊंगा तो बिल्कुल ये सीधी रेखा में जाने लगेगा। देखो, है कि नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है। केंद्र पे लगाया तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलने लगा। तो इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ आएगा? इसके बिल्कुल केंद्र पे, इसके सेंटर पे आएगा, है ना। तो ऐसे में जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे, तभी वो सीधी रेखा में जाएगा। तो इसका मतलब जो भी फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। तो पूरा का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर एकत्रित कर सकते हैं आप, तभी आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है ये द्रव्यमान केंद्र। तो जो भी बातें मैंने बोली है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आइए देखिए क्या लिखा मैंने। जब निकाय पर कोई बाह्य बल लगता है तब ये बिंदु इस प्रकार गति करता है कि यदि पूरे निकाय के द्रव्यमान को उस बिंदु पर केंद्रित कर दे और उस बिंदु पर बाह्य बल लगाया जाए तो रेखीय गति होती है, ठीक है ना। और इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे इस चैप्टर पे COM भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस बिंदु पर होगा, ये तो आप चलिए एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिए। यहाँ पे फोर्स लगा, इधर फोर्स लगाते लगाते पता चल गया आप। लेकिन अगर ऐसे ही लिख दिया हुआ है तो उसको लोकेट कैसे करेंगे? तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। तो पहले तो बहुत सारे पॉइंट मासेस का आप निकालेंगे, एन डिस्क्रीट पॉइंट मास उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो उसके निकालेंगे, फिर कंटिन्यूअस बॉडी का निकालेंगे। कंटिन्यूअस मतलब भरा हुआ है ना, पूरे तरह से उसका निकालेंगे। तो निकालने का नियम क्या है, किस प्रकार किसी भी बिंदु को बोल देंगे कि ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आइए द्रव्यमान केंद्र कहाँ है उसको हम लोग लोकेट करते हैं, है ना, उसकी पोजीशन के बारे में पता करते हैं। तो अगर n पृथक कणों के निकाय का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो n पृथक कण का मतलब क्या हुआ कि सारे डिस्क्रीट है, ऐसे टुकड़ों में ऐसे सब कुछ फैले हुए हैं। जैसे मार्बल हो गया, गोली हो गए, छोटे छोटे दाने हो गए, उसको आप ऐसे फैला दो। ठीक है, तो सभी के आप उनके उस निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे वो उसे कहेंगे n डिस्क्रीट मास सिस्टम, मतलब n पृथक कणों के निकाय। ठीक, अब उसको कैसे निकालेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं सदिश नियम। ठीक है ना, सदिश फॉर्म क्या होगा समझिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ m3 है, यहाँ ऐसे ऐसे करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब बहुत n है, n मतलब 10 15 50 कुछ भी हो सकते हैं। अब आपने क्या किया, सबसे पहले एक ओरिजिन बना लिया, ठीक है, और x और y ऐसे बना दिया। फिर आप 1 को देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई r1, और यहाँ से देख रहे हो इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई r2। तो हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो, x2 y2 z2 हो। तो आपको ये स्थिति सदिश लिखने आता है, पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश, केवल क्या करना होता है x y z में i j k लगा देना है। m3 में क्या करना है, इसकी अपनी स्थिति जो भी सदिश होगी वो आप निकाल लोगे r3 वेक्टर से, उसी तरह से n वेक्टर हो जाएंगे। तो सभी का आपको x y z कोऑर्डिनेट पता है या आपको वेक्टर फॉर्म में पता है, r1 r2 r3 पता है। तो नियम ये कहता है कि आपको जब निकालना है तो आप क्या करोगे, सभी द्रव्यमान को उसके अपने स्थिति सदिश से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे गुणा कर करके जोड़ते जाओगे, और भाग किससे करना है, सभी द्रव्यमान का योग कर दोगे, जोड़ने के बाद भाग कर दोगे। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ये नियम है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो mi सिग्मा mi डिवाइड बाय सिग्मा mi। ठीक है ना, ये हो गया स्थिति सदिश का परिभाषा। ठीक है, अच्छा, अगर इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें, कोऑर्डिनेट यानी कि x y z में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ यहाँ वेक्टर की जगह केवल x1 आएगा अगर आपको x निकालना है। तो इसका x, इसका x, इसका x, इसका x, इसका x सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे मास के साथ, और डिवाइड किससे हो जाएंगे, उनके मासेस से। ठीक है, तो सिग्मा mi xi डिवाइड बाय सिग्मा mi हो जाएगा। उसी तरह से y अगर निकालना है तो सिग्मा mi yi डिवाइड बाय सिग्मा mi, और z निकालना है तो सिग्मा mi zi डिवाइड बाय सिग्मा mi। ठीक है, तो ऐसे निकलता है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो इस पर निर्भर नहीं करती है कि आपने ओरिजिन कहाँ लिया है, आपने मूल बिंदु कहाँ लिया है, उस पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब आप अगर यहां भी ले लें तब भी द्रव्यमान केंद्र यहीं आएगा, यहां ले लें तब भी यहीं आएगा, लेकिन परिवर्तन किस चीज की हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स बस बदलेंगे। तो x का मान बदल जाएगा, y का मान बदल जाएगा, लेकिन वो रहेगा वही। मतलब अगर आप वहां से देखना चाह रहे हो तो आपके लिए वो दूरी कुछ और आएगी, मैं यहां से अगर देखूंगा तो दूरी कुछ और आएगी, लेकिन वो रहेगा तो वही, है ना। इसीलिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, ये पहली चीज आप समझ लो, कहीं भी मान लो ओरिजिन वो वहीं रहेगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि लोकेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओनली द कोऑर्डिनेट विल चेंज एज पर रेफरेंस। तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास ले लूं, या जहां सेंटर ऑफ मास आएगा वही ओरिजिन मान लूं, तो क्या हो सकता है फिर, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगा कि अगर ओरिजिन इज सेंटर ऑफ मास, if center of mass is chosen as origin, then क्योंकि आपने जहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसी को ओरिजिन बना दिया है,
तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सिग्मा mi xi क्या हो जाएगा 0, सिग्मा mi yi क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और सिग्मा mi zi क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे ये कंक्लूजन निकल के आ गया, ठीक है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते, सिग्मा mi ri इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना कि अगर आप r को कहाँ से ले रहे हो, r को ले रहे हो सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि आपका ओरिजिन ही क्या बन गया सेंटर ऑफ मास, तो सिग्मा mi ri क्या होगा 0। दिस यू हैव टू लर्न। मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाता हूँ, 2 पार्टिकल सिस्टम में इसको फिक्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर 2 मास सिस्टम है, 2 मास सिस्टम, तो मैंने समझ लिया कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसी को मैंने ओरिजिन बना दिया, ठीक है। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं r1 और सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं r2। तो r1 r2 क्या है, सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है इसीलिए वो कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी -r1, 0, ठीक है। इसको 2D में ही रखे हुए, और इसकी क्या हो जाएगी r2, 0 हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट। तो आप क्या लिखोगे, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आप लिखोगे सिग्मा mi ri इक्वल्स टू 0, तो आप लिखोगे m1 माइनस r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि आपने सेंटर मास को ही क्या बना दिया, ओरिजिन बना दिया। यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, तो इन दोनों का आप जोड़कर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा। तो इससे क्या आ गया, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, r1 बाय r2 इक्वल्स टू m2 बाय m1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ, r का मतलब पहले समझो क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर मास ज्यादा तो r छोटा, अगर मास ज्यादा तो r छोटा, इसका मतलब ये डिस्टेंस छोटी हो जाएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल के तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स heavier mass, towards heavier mass, ठीक है। तो जो हैवी मास है उसके तरफ ये लाई करेगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे समझ में आ रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, उससे समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें अगर, क्योंकि मैंने 2 मास सिस्टम ले ही लिया है, ये तो इसका प्रूफ हो गया था, क्योंकि मैंने 2 मास सिस्टम ले ही लिया है, तो इसमें एक और कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए L, तो L के टर्म्स में आप कैसे लोकेट करोगे सेंटर ऑफ मास को, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन उसके पहले क्योंकि मैं नोट लिखा रहा हूं, ये नोट लिखा रहा हूं, तो नोट नंबर 3 भी लिख लीजिए क्या, कि ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम के ये जो बॉडी है ना उससे बाहर भी लाई करे। जैसे आप एक्सटेंडेड बॉडी अगर आप पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको,
तो जो एक्सटेंडेड बॉडी है यानी कि भरे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड हो गया, सिलेंडर हो गया, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनकी ऐसी अरेंजमेंट आप तोड़ मरोड़ के बना सकते हो कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको आप बस नोट करके लिख दीजिए कि नोट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कैन लाई आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो। ठीक है ना, तो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है सेंटर ऑफ मास, ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसकी बनावट पे डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए तो मैं इस पर मैं फिर से चर्चा करता हूँ, एल के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट तो समझ आ गया आपको, अब एल के टर्म्स में करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ओरिजिन वन ऑफ द पार्टिकल को मान लिया, इसको मान लिया ओरिजिन। ठीक है, तो ये है m1। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मैंने l लिया है, देखो वहाँ पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी l, 0। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू l बाई m1 प्लस m2। तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो गया m2l बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये कहाँ से है डिस्टेंस, ये तो यहाँ से है, सेंटर मास कहाँ आया, यहाँ से इतने डिस्टेंस पर आया। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यही तो है एक्स सेंटर ऑफ मास, ये आ गया। तो क्या मेरे लिए वो R1 है, हाँ बिल्कुल ये मेरे लिए R1 है, जो मैंने वहाँ पे ओरिजिन बना के लिखा था। तो R1 मैंने लिख लिया। R1 क्या है, R1 is the distance of M1 from center of mass, and what is R2? R2 is the distance of M2 from center of mass। ठीक है, तो R2 कैसे लिखोगे, ये R1 हो गया। तो R2 के लिए आपको क्या करना है, L माइनस R1 करना है। तो L माइनस M2L बाय M1 प्लस M2, एलसीएम ले लीजिए। तो M2L माइनस M2L कैंसिल हो गए, तो M1L बाय M1 प्लस M2 इज R2। अब देखो ये जो रिजल्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। R1 किस पे डिपेंड कर रहा है, M2 पर, और R2 किस पे डिपेंड कर रहा है, M1 पे। तो हो गया ना इनवर्स रिलेशन। ठीक है, या फिर इसको कैसे याद रखोगे कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या करोगे, दूसरे पार्टिकल के मास को देखोगे। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। R2 को कैसे लिखोगे, R2 के लिए आप m1 देखोगे, तो m1 l बाय m1 प्लस m2। तो देखो ध्यान से, ये वाले टर्म तो दोनों में सेम ही है, इसका मतलब R1 की वैल्यू M2 पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर M2 बड़ा है तो R1 भी बड़ा हो जाएगा, अगर M2 बड़ा है तो R1 बड़ा हो जाएगा, मतलब ये इसके तरफ चला जाएगा। तो यही बात तो मैं कह रहा था कि पोजीशन ऑफ सेंटर मास इज टुवर्ड्स द हेवियर मास, तो देखो सेंटर मास इसके तरफ चला गया। अगर M1 बड़ा है तो R2 बड़ा हो जाएगा, तो M1 बड़ा है तो R2 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इधर चली जाएगी, तो सेंटर मास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या समझ में आया हमें, पहली चीज कि ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे ओरिजिन मान लिए थे तो आपका ये आया था, देखो अब इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते थे, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू L। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू रखोगे R1 की, तो क्या आएगा, R1 की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा M2 बाय M1 इंटू R2 प्लस R2 इक्वल्स टू L। एलसीएम ले लो, तो M1 R2 और यहाँ पे M2 हो गया प्लस M1 R2 बाय M1 इक्वल्स टू L। यहाँ से R2 कॉमन ले लो, तो R2 कॉमन लेने पर क्या आया, M1 प्लस M2, और M1 डिनोमिनेटर में है इक्वल्स टू L। इसको भेज दो उधर, तो भेजने के बाद क्या आया, देखो R2 इक्वल्स टू M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू L। तो
तो देखो सभी से एक ही रिजल्ट आ रहा है, इससे भी वही R2 आया, इससे भी यही R2 आया। ये कब आया? जब मैंने ओरिजिन कहाँ मान लिया था? M1 पे। ये कब आया? जब मैंने सेंटर मास को ही ओरिजिन मान लिया था। तो दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। R1 क्या है और R2 क्या है वो सेम आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल फ्रॉम सेंटर मास वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास चेंज कर जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आया था? ये यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या है? 0 0 0। तो कोऑर्डिनेट्स ही चेंज होते हैं, डिस्टेंस चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया उस पर। तो मैंने जो ओरिजिन वाली बात बताई थी आपको, उसमें मान लो ऐसे 3 ऐसे सिस्टम बने हुए हैं। ये है M1 है ना, इधर है ऐसे M2, इधर है यहाँ पे M2, इधर है M3, ऐसा कुछ है। ठीक है, इधर कहीं M4 है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन बना लिए, यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है और यही आपका ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका R1 है, यहाँ से डिस्टेंस इसका R4 है, यहाँ से डिस्टेंस इसका R3 है, यहाँ से डिस्टेंस इसका R2 है। तो वो क्या कह रहा है रूल कि सिग्मा mi ri इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट भी अगर लिख लें डिस्टेंस में भी, तब भी वो 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही ये रूल बताना चाहता है। तो मतलब सिग्मा mi ri इक्वल्स टू 0 आता है। कब? वेयर ri is distance of particle from center of mass, from center mass। अगर आप सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस सभी पार्टिकल का लेते हैं तो सभी को आप सिग्मा mi ri करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, है ना, जो भी मैंने थ्योरी बताया उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर क्वेश्चन है। आपको सेंटर मास कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक मास है जिसके डिस्टेंस यहाँ से बराबर है, यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है, फिर यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो सभी जो हैं उनका डिस्टेंस a है। इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m, इसका मास है 4m। ठीक है, और सभी का जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लोकेट सेंटर ऑफ मास, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा कि कहाँ से लेना है, या ऑप्शन में गिवन होगा कि कहाँ से सेंटर ऑफ मास बताना है ना। ऑप्शन में कुछ ना कुछ जरूर गिवन होता है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बना देता हूँ ओरिजिन, है ना, ऐसे ये बन गया y और ये बन गया x। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? a 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? देखो यहाँ से a, यहाँ से a a, यहाँ से क्या हुआ? 0 a। ठीक है, ये हो गया। अब सुन, क्या सीखा हमने? एक सेंटर मास कैसे निकालते हैं? mi xi, तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0 डिवाइड बाई m, 2m, 3m, 4m। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आता है? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, तो 5 m, और नीचे कितना हो गया? 10, 4 3 7 2 9 1 10, 10 m। तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ रहा है आंसर?
0.5 ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है सेंटर मास का, यहां से 0.5 ए, ठीक है। लेकिन अभी तक y नहीं आया है, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, तो चलो y भी निकाल लेते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास इज, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 3ma, और ये क्या है 4ma बाई m, 2m, 3m, 4m, ठीक है। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 4 3 7 हो गया, तो 7ma बाई 10m, ये कैंसिल हो गए, तो 0.7 ए, ये हो गया y सेंटर ऑफ मास, ये हो गया x सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो एक्चुअली में लोकेट कहाँ हो रहा है, ये लोकेट हो रहा है यहाँ से आधा, और यहाँ से फिर इसके आधा के ऊपर यहाँ पे कहीं, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट है इसकी कोऑर्डिनेट है 0.5 ए, 0.7, यहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूँ थ्योरेटिकली। थ्योरी ये है कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है 0.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक थ्योरी डेवलप करूंगा कि अगर सिस्टम में सिमेट्री आ रहा है कि नहीं। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ऐसे इसमें मैं सिमेट्री ढूंढता हूँ। तो यहाँ मास कितना है m, यहाँ कितना है 2m, यहाँ कितना है 3m, और यहाँ कितना है 4m। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ मेरा एक सिमेट्री दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो सिमेट्रिकल लाइन है, इस लाइन के बाएं और दाएं टोटल मास को जोड़ो। तो इस लाइन के इधर आओगे तो 4 + 1 5 आ रहा है, इसके इधर आओगे तो 3 + 2 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला लाइन जो है वो सिमेट्रिकली दोनों साइड मास बराबर बांटा हुआ है। इसका मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन पे सेंटर मास लाई करेगा पक्का, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट साइड में मास फेज बराबर है। तो ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, ये देखो टोटल a था, तो ये लाइन क्या होगा a/2। तो इसको क्या लिखोगे, x = 0.5a। ठीक है, ये वाली पॉइंट तो पता चल गई, देखो यहीं से डायरेक्ट आ गया। अब आता है इस पर, ये वाली लाइन, इसके ऊपर और इसके नीचे मासेस सेम है क्या, इधर है 3 और इधर है 7। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास के तरफ होता है। इसका मतलब इस लाइन में तो सेंटर ऑफ मास नहीं आ सकता, तो वो किधर आएगा, ऊपर में, क्योंकि वो हेवी मास ऊपर है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, इधर आ गया कहीं पर। तो x तो चलो फिक्स है, पर y 0.5 से ज़्यादा होगा। ये भी तो 0.5a है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो उससे वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट यहाँ बना रखा है। तो 0.5 से ज़्यादा आ रहा है, देखो 0.7। तो एग्जैक्ट आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप गैस जरूर कर लेंगे कि 0.5 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये ऊपर कहीं लाई करेगा। तो देखो यहाँ ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना।
तो ऐसे इस ट्रिक को भी आपको याद रखना है कि अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, ठीक है। अगर मैं सभी मासेस को बराबर कर देता तो फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास लाई इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब समान तरीके से मासेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, समान बिल्कुल हर जगह, तो सेंटर मास कहाँ आएगा, उसके सेंटर पे आएगा, उसके केंद्र पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ, तब तो इसको कॉपी कर लो। तो मैंने कहा कि अगर एक समान स्ट्रक्चर है, एक समान है ना, एक समान कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें बराबर बराबर द्रव्यमान है, बराबर द्रव्यमान है, ठीक है ना, सभी में, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा, द्रव्यमान केंद्र कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, है ना। जैसे अगर मैंने त्रिभुज के इस बिंदु पर बराबर बराबर द्रव्यमान रख दिया, ठीक है, ये m है, ये m है, ये m है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब आप इसकी जो भी शेप है उसका केंद्र कहाँ होगा, तो उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे आएगा, है ना। तो इस त्रिभुज के सेंट्रॉइड पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ज्योमेट्रिक सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से कि एक 1 kg का है, ये 2 kg का है, 3 kg का है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास की दूरी A से क्या होगी या M1 से क्या होगी, इसको A ले लेते हैं, M1 से क्या होगी, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, ठीक है, M1 से क्या होगी, ये सवाल है। तो देखो, क्योंकि M1 से पूछा गया है तो M1 को ही क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, ठीक है। उसके बाद तीनों के कोऑर्डिनेट्स बता दो। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, देखना क्या, जैसे आपने इसको ओरिजिन ऐसे बनाया तो ये इधर बन जाएगा y और इधर बन जाएगा x। तो चलो कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना शुरू करें तो कोऑर्डिनेट्स तो इसके 0 0 हो गए, इसके 1, 0 हो गए, लेकिन इसके कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये तो दोनों से ही दूरी है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये बात तो पता चल गया, क्योंकि ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, सभी साइड्स है वो बराबर बराबर हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो एक बात तो मुझे पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो ये इसको बराबर बराबर बांट देता है, ठीक है, ये बराबर बराबर बांट देता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 0.5, क्या हो गई, 0.5। तो अगर ये 0.5 है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हो गया 0.5, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि ये है 1 मीटर, ये है 60, तो ये क्या होगा, एंगल के सामने वाला साइन थीटा होता है, तो 1 sin 60 दैट इज √3/2, तो √3/2 हो गया। तो मिल गए तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब शुरू हो जाओ। तो कैसे करोगे, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 इंटू x1, x1 0 है, m2 इंटू x2, x2 1 है, m3, और इसको मैंने 2 ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं। ये कितना है, 2 kg 0.5, 2 kg 0.5 बाई 1 + 3 + 2, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 3 और 1 4 बाई 3 2 5 और 1 6,
4/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 2/3 हो गया सेंटर मास का कोऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है, अब वाई सेंटर मास आपको निकालना है। तो वाई सेंटर मास कैसे निकलेगा, ये तो 0 ही है, तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये है √3/2, तो 2 इंटू √3/2, 2 गया। और ये कितना है, 1 3 1 4 2 6 हो गए। तो क्या आ गया यहाँ पे √3/6। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, x, y, 2, 3, √3/6, ये हो गया सेंटर मास का कोऑर्डिनेट। तो 2/3 मतलब ये कितना हुआ 0.6 के आसपास, इसका मतलब थोड़ा सा आगे है ये, और √3/6 थोड़ा सा ऊपर ऐसे है कहीं। तो यहाँ मान लेता हूँ कि ये सेंटर मास है, पर इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से बतानी है। डिस्टेंस आपने तो कोऑर्डिनेट निकाला, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ये होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये y सेंटर ऑफ मास है और ये x सेंटर ऑफ मास है। तो ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x सेंटर मास है, ये y सेंटर मास है। तो y सेंटर मास, x सेंटर मास, आपको डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, m1 से। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड की तरह एक तरह से आपको साइन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो r सेंटर मास कैसे लिखेंगे, नहीं, मैग्नीट्यूड √2/3 का स्क्वायर प्लस √3/6 का स्क्वायर का रूट। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इसका क्या निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, है ना। तो √x² प्लस y², आया समझ। तो सॉल्व करो तो डिस्टेंस फ्रॉम m1 निकल आएगा, ठीक है। तो कितना आया 4/9 प्लस 3/36, एलसीएम क्या हो गया 36, तो 4 4, तो 16 प्लस 3 19, तो √19/36 का हो गया 6, ये हो गया, ठीक है। यूनिट क्या दिया हुआ है, तो मीटर में दिया है, तो मेरा भी मीटर में आएगा कि ये मीटर में, तो इतना मीटर, ठीक है। ऐसे करते हैं सवाल। तो आपको देखना होता है कि क्या दिया हुआ, इसमें देखो एंगल दिया हुआ था, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट सीधा सीधा दिख नहीं रहा है। और क्योंकि मासेस बराबर नहीं है, 1 3 2 ये सब अलग अलग मासेस हैं, तो क्योंकि मासेस डिफरेंट है इसलिए उसके सेंट्रॉइड पे भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब 3D में इसको लेके चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड A है ना, और सभी क्यूब के कोने में मास रखे हुए हैं, इधर mm है, इधर 2m 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 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है। तो लोकेट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये बताना है आपको। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होता है। तो मैं मान लेता हूँ इधर x, इधर मान लेता हूँ y, और इधर मान लेता हूँ ऐसे z, ठीक है। तो आपको सभी मास के कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, सही है क्या। तो कोऑर्डिनेट बना लो, देखो तो ये क्या हो गया 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया a, 0 0, ये क्या होगा, ये होगा a, a, 0, ये क्या हो गया 0, a, 0, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, ये z में है, तो 0, 0, a, ये कैसे निकालोगे, तो ये निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से, इसकी बात है ना। तो xz प्लेन में है, तो ये हो गया a, 0, a। कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये सब समझ में आ रहा है आपको। देखो ध्यान से, अगर ये xy प्लेन में है तो इसका z 0 होगा, फिर वो वही नियम लगा दो जो अभी सीखे थे। इसमें देखो xz प्लेन में है तो y वाले 0 होंगे, तो ये तो एक्सिस वाले हैं,
तो एक एक्सिस में तो यहाँ x और y दोनों ही 0 होगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी बारी, ये कहाँ है, तो ये है yz में, ठीक है ना, ये yz में, हाँ yz में। तो yz में तो इसकी क्या क्या 0 हो जाएगी, x0, ये दोनों ए हो गए, ठीक है। अब इसकी बारी, ये हवा में है, ये हवा में, तो कैसे जाएंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले x की बात करते हैं, है ना, ये ऐसे हवा में है, समझ पा रहे होगे। तो इसके पास जाने का एक रास्ता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ गए, तो सबसे पहले तो आप x की वैल्यू पहले फाइंड करो, x फिर y फिर z, तीनों फाइंड करना है ना। तो इसको ऐसे करो, इसको अंदर में इसको सेट कर दो, इस एक्स वाई प्लेन में सेट कर दो अंदर। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसी से आपका आंसर निकल आएगा। तो इसी से आंसर निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो क्योंकि ये ऐसे 3 डायमेंशनल हवा में है, तो इसका मतलब ये इसकी x भी है, a डिस्टेंस, y भी है और z भी है, तीनों ही है। इसको आप फील करो, ऐसे मान लो ये z है, ये x है और ये y है, और ये यहाँ पर है, कहीं पर इस जगह पर है, ठीक है। तो आप कैसे यहाँ पर पहुँचे होगे, तो आप इधर चले होगे, x हो गया a, क्योंकि अब यहाँ पर है, तो इसके x के डायरेक्शन में आप कैसे चले, ऐसे चले, तो ये आ गया a, ठीक है। ये y है, तो यहाँ से आप कैसे चले होगे बताओ, तो आप ऐसे चले होगे, ये उसका आपका y वाला प्लेन है ना, तो y वाला प्लेन से आप ऐसे आए, इसमें भी a चले। अब बचा z, तो z से आप नीचे से ऊपर आ रहे हो ऐसे a। तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ हो गया a, ब्रेथ हो गया a, फिर z आ गया बाहर यहाँ पे, तो ये a हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने ए तीनों लिखा है, ठीक। आगे सॉल्व करो। तो कर लिया सॉल्व। देखिए आपको x y z मैंने तीनों ही कोऑर्डिनेट निकाल के दे दिया है, अब आपको सेंटर मास बताना है। तो x सेंटर मास कैसे लिखेंगे, x सेंटर मास थोड़ा मेहनत का काम है। देखिए इसका x क्या है, 0। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, काफ़ी मैंने आपको करा चुका है स्टेप बाय स्टेप, तो डायरेक्ट करेंगे। इसका 0 है तो ये 0 हो गया, ख़त्म। इसमें कितना है a, तो इसको लिखेंगे ma। इसमें यहाँ के बाद चले गए ऊपर, इसमें कितना है ma। यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0, ख़त्म हो गया। इधर आओ, ये भी 0 है, इधर आओ 2ma, ठीक है। तो ये हो गए ऊपर वाले हो गए। अब आते हैं नीचे, ये दोनों तो हो गए थे, अब इन दोनों को देखते हैं। ये 0 है, ये 2। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। MA है, 2MA, सभी को जोड़ो तो 4M तो यहाँ हो गए और 8M यहाँ हो गए, तो 8 4 के कितने हो गए, 12M। समझ में आया, 2 2 2 2 हैं 4, 8 हो गए, MM है 4, तो वो 4 है, ये 8 4 12 हो गए। तो कितने हो गए, ये हो गया 2 3 2 6, 6MA बाई 12M, 6MA बाई 12M। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आ गया a/2। तो x सेंटर मास क्या आ गया, a/2। इसी तरह y सेंटर मास आप निकाल लोगे, और z सेंटर मास में अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको, तब तक आप ट्राई करो। कर लिया, आ जाओ z सेंटर मास निकालते हैं। y सेंटर मास तो यही आने वाला, a/2 ही आएगा। कैसे आएगा आप सॉल्व करके देख लेना। अब z सेंटर मास देखते हैं। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, खत्म। देखिए सभी में z z z z 0 है, तो खत्म हो गए। तो ये 4 तो खत्म। अब आते हैं इधर, आते हैं इधर देखो, 2MA, क्योंकि इसमें z है,
इसमें भी z है 2ma, ठीक है, ये 2 हो गए। इसमें भी a है 2ma और इसमें भी z है 2ma, ठीक है, डिवाइड बाई 12m। इसमें तो चेंज होगा नहीं, टोटल मास तो आपको उतना ही लेना पड़ेगा। तो अब चेक करो 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8ma बाई 12m। तो सॉल्व करो तो 4 2 जा 4 3 जा, तो क्या आ गया 2/3a। तो ये है z कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके होंगे, तो y कोऑर्डिनेट भी आंसर आ जाता है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट a/2, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब देखो ये तो एक मेथड है ही जिसमें काफ़ी मेहनत वाला काम है, क्योंकि हमें सिमेट्री के का भी नॉलेज है, तो सिमेट्री से इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, क्या यहाँ पे m m m m बराबर बराबर सारे हैं, तो अगर मैं केवल पीछे वाला देखूं, केवल पीछे वाला देखूं, तो उसका सेंटर मास मुझे पता है कहाँ लाई करेगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच पर। तो इसका मतलब मैं यहाँ ब्लू कलर से बना देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर आप कंप्लीट मास को मान सकते हो कि कंसंट्रेटेड है। कहाँ पर, ये वाला जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर, है ना, एक्स वाई प्लेन पे ऐसे इसमें धंसा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगी a/2, यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगी a/2। टोटल मास कितना हो गया m m m m। इस पूरे सिस्टम के मास को आप मान रहे हो कि यहाँ पर है, यही कर रहे हो ना, पूरे सिस्टम का मास आप कहाँ मान रहे हो, यहाँ पर। कितना मास हो जाएगा 4m। तो 4m को आपने कहाँ मान लिया, बिल्कुल यहाँ पे मान लिया, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है। और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कंप्लीट डिस्टेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो a/2 कॉमा a/2, ठीक है। अब इसकी बारी इसकी बारी देखो, इसको ध्यान से, ये भी 2m 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 सारे 2m 2m है, तो इसको आप कहाँ मान सकते हो, इसके इस पेज पे मान सकते हो ना, ये वाला जो प्लेन है इस पर मान सकते हो। तो ये प्लेन यहाँ पे आप मान लो, चलो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में मान लो ऐसे। कितना मास है 1 2 3 4, 4 2 जा 8, तो 8m को कहाँ मान लिया आप, इसके सेंटर पे मान लिए। अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसकी कोऑर्डिनेट जो होगी वो तो आप लिख लोगे, लेकिन मुझे अब सेंटर मास निकालना है जो मुझे पता है कि इसी लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है कैसे, समझो इसको ठीक से फील करो। ये आपका रूम है ना, रूम को 3 डायमेंशन मान लो, ठीक। तो इधर है x, इधर है y और इधर है z। तो जो इस प्लेन में इस 2 कोने में वहां पे mm है, यहाँ पे mm है ना, ऐसे ऐसे, इधर m इधर m इधर m इधर m। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ मान लिया आपने, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पे मान लिया। लेकिन मास की कितने हो जाएंगे, सभी का मास 4m, तो 4m यहाँ पर है, ठीक है। अब ये वाला जो फेस है वो सामने वाला फेस है, उधर वाला है ना, उधर में ये वाले, तो उस कोने में वहां पर 2m 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 2m, ठीक। उस पूरे का मान लिए, उधर जो सामने में जो आपका जो रूम है ना, वहां पे रूम में जो वॉल है उसके सेंटर में मान लिए, ठीक। अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हुआ, ओनली 2 मास सिस्टम, एक है यहाँ पर 4m, एक है वहाँ पर 8m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर सेंटर मास लाई करेगा। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन सिर्फ यही हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर है 8m और यहाँ पर है 4m, इसलिए मैंने 2 मास सिस्टम हमको लर्न करवाया था, ठीक है। तो सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, तो हैवी मास से सामने लाई करेगा। कितने दूरी पे लाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, याद है। अगर आपको इसका डिस्टेंस लेना है तो ये वाले मास को लेना पड़ेगा, लेकिन L आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो L कितना होगा ये पता करो। तो उस फेस से इस फेस की दूरी क्या होगी, A ही तो होगी, है ना। ये वाला फेस और ये वाला फेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, A होगा, A, ठीक है। तो
ये वाला डिस्टेंस ए है। अब आपको सेंटर मास ऑब्जर्व करना है कहाँ लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उधर से वो डिस्टेंस निकल के आएगा और इधर से डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये वाला डिस्टेंस। तो मैं इसको R2 ले लेता हूँ, ये हो गया R1। तो R2 इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, R2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे, इसके लिए सामने लोगे, इसके लिए सामने वाला लोगे तो 8m बाई R2 इज निकालने के लिए m बाई m1 प्लस m2 करेंगे। तो 8m प्लस 4m इंटू L, L इज इक्वल्स टू A है इंटू A। समझ में आया क्या किया मैंने ये फॉर्मूला लगाया R2 इक्वल्स टू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू L, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ R2 को। तो देखो ये आ गया डायरेक्ट, ये वाला लाइन आ गया, देखो 8/12 है ना, 8/12m कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया 2/3। तो ये आ गया आपका z कोऑर्डिनेट। एक तरह से z कैसे होगा, क्योंकि आप xy से दूरी निकाल रहे हो, है ना, ये मेरा फेस है, इससे मैं डिस्टेंस निकाला तो यहाँ पे मेरा ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये z ही तो है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, z ही तो है ये। तो z कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2/3 है। x और y a/2 होगा, क्योंकि ये इसके सिमेट्री पे लाइक कर रहा है, यहाँ से a/2 यहाँ से a/2 है ना, ये भी a/2 और a/2 है। तो x और y तो a/2 हो गए। अब z आपको ये निकालना था, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आप ये फॉर्मूला निकाल के कर सकते हो। तो सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे। समझ में आ गया ये कैसे काम हो रहा है, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, फिर से अपने आप ही इसको देखो, अपने कमरे में मान लो ऐसे करके, वहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ऐसे करके सॉल्व करो। ठीक है, एक बार फिर से विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो मासेस हैं उसका सेंटर मास मैंने यहाँ मान लिया, ठीक, तो कितने मास हैं, mm 4m हो गए। उधर 2m है तो उसके सेंटर पे मान लिए 8m। अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, 4m यहाँ है, 8m वहाँ है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जो साइड लेंथ है a, तो 8m 4m बीच का डिस्टेंस a। तो मैं 4m से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ सेंटर मास की, वही तो z होगा। तो मैंने R2 निकाल लिया, तो R2 का फॉर्मूला लगा दिया, ये m1 बाई m1 प्लस m2 आ गया 2/3 हो गया सेट। और x और y कैसे निकाला मैंने, तो x तो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस a/2 है, y ये वाली डिस्टेंस होगी, ये भी a/2 है, तो उसके लिए भी a/2 था, इधर से भी a/2, इधर से भी a/2। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है a/2 है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाओगे a/2 और ऊपर आओगे तो a/2 होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 3 डायमेंशन में भी। ठीक, चलिए फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करवाया आपको, उसमें डिस्क्रीट मास सिस्टम था, है ना, छोटे छोटे मासेस थे। अब अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, मतलब पूरे तरह से भरा हुआ हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस मास या कंटिन्यूअस बॉडी, चलो ठीक है। देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए ऐसे भरा हुआ है ना, ऐसे भरा हुआ है पूरे में, टोटल में मास m है, इसका आपको सेंटर मास कैलकुलेट करना है कि कहाँ लाई करेगा। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे ये एक बॉडी है, इसी को मान लेते हैं एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ फिर से। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस बॉडीज़ के लिए, मतलब सतत वितरण वस्तु के लिए क्या होता है सतत वितरण, मतलब पूरे तरह भरा पड़ा हो, है ना, भरा भरा हो, बड़ा सा। जैसे आप एक गोले की बात कर रहे हो, है ना, या फिर आप एक छड़ की बात कर रहे हो, या एक अर्ध गोले की बात कर रहे हो, चूड़ी की बात कर रहे हो। उसमें क्या है कि एक छोटा सा बिंदु नहीं होता, उसमें जो द्रव्यमान है वो पूरे में फैले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाय के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए ऐसा कोई भी है, इसमें पूरे में मास भरा पड़ा है ना, पूरे मास भरा है, जिसमें टोटल मास कितना है m, मतलब इस निकाय का द्रव्यमान है।
तो आप क्या करोगे, इसको कई सारे छोटे 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 पॉइंट मास को समझ लोगे, ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है। तो क्या समझेंगे, ऐसे कई सारे ऐसे ऐसे पॉइंट मास से बना हुआ है, ठीक है, कई सारे। तो मैंने जो पीछे पढ़ाया आपको उसमें ये सूत्र मैंने सिखाया, MI/RI/MI। ये कब लगाएंगे, जब बहुत सारे ऐसे मासेस हैं, सही है, बहुत सारे मासेस हैं। तो बहुत सारे मासेस हैं MI, तो इसी से मैं आपको नियम बना के सिखाता हूँ कि मान लीजिए एक छोटा सा मास आपने ले लिया DM, छोटा सा मास लिया यहाँ पे DM, जिसकी स्थिति सदिश है R, ठीक है ना, R है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। जोड़ने का मतलब तो इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो इंटीग्रेशन में इसको मैंने लगा दिया, कैसे, इसको ऐसे लगाया कि मास को उसके स्थिति सदिश से गुणा करो। तो इस मास की वैल्यू कितना है DM और उसकी स्थिति सदिश कितना है R, तो DM और ये R है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन DM/R डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DM, ठीक है, इंटीग्रेशन DM हो गया, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इसी चीज को XYZ से रिप्लेस कर देते तो यहाँ पे X सेंटर मास अगर लेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा, अगर यहाँ Y लेंगे तो यहाँ Y आ जाएगा। तो X सेंटर मास क्या हो गया, DMX बाय इंटीग्रेशन DM, Y सेंटर मास क्या हो गया, DMY बाय इंटीग्रेशन DM, ठीक है। Z भी इसी तरह से आ गया। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल एक समान समरूप द्रव्यमान है, एक समान है, बिल्कुल है ना, एक समान जैसा है हर जगह, मतलब मासेस जो है वो बराबर बराबर बटे हुए, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि एक्स की जगह कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। अगर ऐसा होगा कि यहाँ किधर और यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तब तो फिर यही फॉलो करना होगा, इंटीग्रेशन DM। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मास है तो इंटीग्रेशन DM तो M हो जाएगा, और M का मतलब क्या है कि पूरे निकाय का द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान, ठीक है, निकाय में टोटल मास कितना है वो लिखा हुआ है। तो फिर आप ये वाली पार्ट को आप लिख सकते हो 1/m, तो ये 1/m आ गया, देखो, बाय इंटीग्रेशन DMX, फिर ये 1/m हो जाएगा और इंटीग्रेशन DMY, ठीक है, समझ में आया। तो इसको अब मैं फॉलो करने वाला हूँ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ गणित की जरूरत पड़ेगी, कुछ मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ जाती है, कि आप कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, छोटे छोटे मास को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, हम 3 सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक होगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा से दिखाएंगे, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी लैम्डा इक्वल्स टू मास बाई लेंथ, ठीक है, मतलब M/L, ये होगा, ठीक है। तो आप छोटा सा मास कैसे लेंगे, DM, वो लेंगे लैम्डा इंटू DX, ठीक है ना, ये होगा DM, ठीक है। नंबर 2, लीनियर मास डेंसिटी हो गया। अब सरफेस मास डेंसिटी ले, सरफेस मास डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ इसमें, इसको सिग्मा से लिखेंगे। इसका मतलब है कि पूरे लेंथ में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हो गया इसमें, ठीक है ना, पूरे लंबाई में किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आएगा। सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, तो इसको डिफाइन करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू मास बाई एरिया, मतलब मास पर यूनिट एरिया होगा, मतलब हो सकता है पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पूरे सरफेस की बात करोगे तब सिग्मा लोगे। इसमें छोटा मास कैसे निकालेंगे, छोटा मास निकालेंगे सिग्मा इंटू DA, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे।
अब मैं इसी में लगे हाथ एक और बात बता देता हूँ। ये जो DA है वो छोटा सा एरिया है। एरिया कैसे लिखेंगे वो समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक रिंग बनाया और इस रिंग की मोटाई ऐसे बना रखी है ना। तो इसकी जो रेडियस है वो है R और इसकी जो थिकनेस है वो है dr। इसकी चौड़ाई कितनी है dr। तो इसका एरिया क्या होगा dA क्या होगा। dA चाहिए ना आपको, छोटा सा एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में ही तो मास है, इसी में तो मास छुपा हुआ है, इसी में मास है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इतना शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इतना जितने में ये जो चित्र बना हुआ है, जितना में आपने शेडिंग कर रखा है, उसका आपका एरिया निकालने का क्या नियम है। तो आप करते हैं DA को बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया को माइनस करके, ऐसे ही पढ़े हो। अब बड़ा वाला रेडियस क्या होगा, तो क्या बड़ा वाला रेडियस को आप ऐसे लिख सकते हैं R प्लस dr, क्योंकि यहाँ तक तो R है और इसकी चौड़ाई dr है। तो बाहर वाले का रेडियस क्या हो गया R प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, ये हो गया पाई। अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। तो ये दोनों, अच्छा पाई तो मैंने कॉमन ही ले लिया था ना, यहाँ से तो पाई हट जाएगा। तो ये दोनों कट गए प्लस माइनस के कारण। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, dr मतलब बहुत ही छोटा, और बहुत छोटे का अगर आप स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाता है। तो ये इतना छोटा हो गया कि इसको आप 0 मान सकते हो। तो क्या बचा अंदर 2r dr, इसमें पाई लगा दो तो ये बन गया 2 पाई r dr। तो अब से ऐसा अगर मैं कभी भी एलिमेंट लूंगा, इसको एलिमेंट बोलते हैं, तो इसका एरिया क्या लिखोगे 2 पाई r dr, ठीक है। तो DA की जगह क्या डाल दोगे 2 पाई r dr। इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका आपको अच्छा भी लगेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे कैंची से काट देता हूँ और काट करके ऐसे फैला देता हूँ। तो जब मैं फैलाऊंगा, मेथड 2 हो गया, जब मैं फैलाऊंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा, है ना। मैंने बहुत बड़ा बना के दिखा दिया है, ये बहुत ही पतला है, पर आप जब देखोगे तो इसको एक लंबे डंडे की तरह ही दिखाई देगा आपको, जिसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है dr। तो लंबाई क्या होगा, अरे लंबाई तो इसका सरकमफरेंस होगा, है ना। तो 2 पाई r हो गया ये, तो इसकी लंबाई 2 पाई r, चौड़ाई dr। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे सर क्या बता दिया आपने, तुरंत ही हो गया। हाँ, तो आपको अब से ऐसे ही समझना है कि कभी भी इस तरह का एलिमेंट लो जिसमें शेडेड पोर्शन का ही केवल एरिया आएगा, तो उसको आपको निकालने के लिए 2 पाई r dr करना है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 वो हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम पे डिवाइडेड होगा, तो उसको डिनोट करेंगे रो से। तो रो क्या होगा, वही जो आप पढ़ते आए हो, मास बाय वॉल्यूम। तो आपको लगता था केवल एक ही डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, दो और होते हैं, मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, ठीक है। तो इसमें आप छोटा सा मास कैसे लोगे, रो इंटू dv ऐसे लोगे, ठीक है। इसमें कैसे लोगे, सिग्मा इंटू डी, इसमें रो इंटू dv लोगे, ठीक है। अभी dv में भी मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ। मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर का अगर आपको एलिमेंट लेना है, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल वॉल्यूम, तो आप लिखोगे एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम क्या लिखोगे, एरिया इंटू थिकनेस। जैसे अगर ये ऐसे गोला है ना, गोला, इस गोले में आप अगर ऐसे करके इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, मतलब ऐसे करके निकाल रहे हो, चलो इसका एरिया निकाल रहे हो, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो ये r है और ये dr है। तो ये क्या होगा कि 3 डायमेंशनल होगी, 3 डायमेंशनल होगी। समझो एक बॉल है, फुटबॉल, उसमें आप अंदर में पूरे में भरा ही भरा है, नहीं फुटबॉल में तो हवा हो गया,
आप समझ लो कि वो एक तरबूज है जिसको पूरे तरह से गोलाकार मान सकते हो, तो अंदर में भी पूरे में भरा भरा है। तो जब आप उसको ऐसे करके काट कर निकालोगे, एक एलिमेंट ऐसा निकालोगे, तो वो रिंग की तरह नहीं आएगा, वो ऐसे टेढ़ा ऐसे होता हुआ आएगा। जब आप इसको कट करोगे तो पूरे में मास ही मास रहेगा, ठीक। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो एलिमेंटल वॉल्यूम मतलब डीवी कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस लिखेंगे। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया क्या हो जाएगा 4πr² और थिकनेस क्या हो जाएगा dr। तो उसको इस तरह से वॉल्यूम लेंगे, ठीक है ना, 4πr² dr, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तब आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे, जिसमें मैं एलिमेंट लेने सिखाऊंगा आपको। जो छोटे छोटे डीएम 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 मैं लिख रहा हूँ ना बार बार, पीछे भी फॉर्मूले में लिखा, तो डीएम लिखने का तरीका ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। तो आपको ये देखना है कि मास किस तरह से है, क्या वो लेंथ वाइज है, क्या वो एरिया वाइज है, या वो वॉल्यूम वाइज है। तो मैं बताता हूँ, लेंथ वाइज मतलब रॉड की बात हो गई, छड़ की बात हो गई, तो वो लेंथ वाइज होगा, तो ये लगाओगे। जैसे डिस्क हो गया, पूरे सरफेस में एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। शीट हो गया, पूरे सरफेस में एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर ये लगाओगे। जैसे वॉल्यूम में यहाँ पे स्फीयर हो गया, गोला हो गया, तो गोले में स्फीयर में पूरे में भरा भरा हुआ है, तो अगर वो भरा हुआ है तो एलिमेंटल वॉल्यूम कैसे लेंगे, रो डीवी लेंगे, रो डीवी। इसमें लेंगे सिग्मा डी ए, इसमें लेंगे लैम्डा डी एक्स। लैम्डा क्या होगा मास बाय लेंथ, सिग्मा होगा मास बाय एरिया, और इसमें होगा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो, तो इतने सारे बेसिक कंसेप्ट के बाद अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बेस्ड यानी कि कंटिन्यूअस बॉडी का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। शुरू करते हैं। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।